बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने के अंदर, तो उन आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, सॉल्व इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बल्कि साथ में आपको ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है उन आंसर्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब सबसे पहले है कि बिजनेस कम्युनिकेशन मेनली एम्स टू, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो मेन एम है, जो मेन इसका मकसद है, अहम तरीन जो इसका मकसद है वो इनमें से क्या है, वो है कन्वे इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। एक तो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाए और वो भी इफेक्टिवनेस के साथ। सो बिजनेस कम्युनिकेशन focuses on delivering clear and useful information so that the receiver understand and can act on it। बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फोकस है वो क्या है कि डिलीवर करें क्लियर और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्लियर हो, जो एम्बिगियस ना हो, कंफ्यूज करने वाली ना हो, और यूज़फुल हो, इस्तेमाल के काबिल हो, यानी कि उसको किसी ख़ास मकसद में इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो क्या हो कि रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसी के मुताबिक वो जो करना है उसने वो काम कर सके, उस पर अमल कर सके। सो कम्युनिकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन जो है वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड से आता है, जो लातीनी ज़बान का वर्ड है। और कौन सा वर्ड है, वो है कम्युनिस। सो कम्युनिस मीन्स कॉमन और शेयर्ड विच रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल। कम्युनिस्ट जो है इसका मतलब क्या है, कॉमन या शेयर्ड है, जो कि इस आइडिया को दिखाता है कि जो शेयरिंग है इन्फॉर्मेशन की लोगों के दरमियान। यानी कि अब असल में कम्युनिकेशन है क्या, इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग है, शेयरिंग होना इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं है नॉर्मली तौर पे हम जो समझते हैं सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन है, बल्कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो। और अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो रिटर्न है, या फिर ऑरल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, तो मुख्तलिफ तरीके से होती है। अब ये कि प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है। अब जो मेन जो पर्पस है कम्युनिकेशन का, इनमें से क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज होना इन्फॉर्मेशन का, एक जगह से दूसरी जगह होना। सो कम्युनिकेशन मेनली इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन में मेनली तौर पे हम देखते हैं होता क्या है कि सेंडिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन और रिसीविंग हो रही है इन्फॉर्मेशन, सेंडर और रिसीवर इन दोनों के दरमियान। सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। सो नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, अब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लिसनिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रिस्पॉन्स। लिसनिंग भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, रिस्पॉन्स भी हो। सो ट्रू कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड फीडबैक इज गिवन। अब सही कम्युनिकेशन जो है वो तभी होती है जब मैसेज को अंडरस्टैंड किया जाए, उसको समझा जाए कि आखिर वो है क्या, और फीडबैक भी दिया जाए उस मैसेज के ऊपर। सो नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो होती है क्या, वो जेस्चर है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस बॉडी लैंग्वेज लाइक जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन अब जिसमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जेस्चर वगैरह इशारा करते हैं, इशारे के ज़रिए भी लोगों को बात समझाई जाती है। और ख़ासतौर पर ये तब इस्तेमाल की जाती है जब दूर है कोई शख्स खड़ा हुआ, तो उसको इशारे से किया जा रहा होता है। करीब बुलाने का लोग इशारा करते हैं, कोई दूर जाने का इशारा करता है, कोई इस तरीके से इशारा करता है कि राइट जाएँ यहाँ से, लेफ़्ट जाएँ, इस तरह करके। और इसके अलावा ये कि फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, इंसान जो है वो अपने उसके चेहरे के तासुरात से पता चल जाता है कि कोई शख्स जो है वो किस हाल में है, वो खुश है या गम है, या परेशान है या गुस्सा है, या कोई एक्साइटमेंट वगैरह है। और इसके अलावा बॉडी पॉस्चर जो होता है, उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं दूसरे शख्स के बारे में। नाउ फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मेथड इज़, अब जो बहुत तेज़ तरीन जो कम्युनिकेशन का मेथड है जिसमें फ़ौरन हमें पता चल जाता है, तो वो कौन सा है, फेस टू फेस। आपस में एक दूसरे से जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होते हैं, फेस टू फेस जब मुखातिब होते हैं एक दूसरे के साथ आमने सामने। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन अलाउज इंस्टेंट फीडबैक एंड इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत तेज़ होती है जब एक दूसरे के आमने सामने बैठ के इंसान बात करता है, बैठ के करे, खड़े होकर, जिस तरह भी करे, तो उसमें होता क्या है कि इंस्टेंट फीडबैक मिलता है और इमीडिएट भी अंडरस्टैंडिंग होती है, फ़ौरन फीडबैक मिल जाता है कि वो दूसरा जो है उसका क्या मतलब मौक़िफ़ है हमारे बारे में, या हम जो बात कह रहे हैं उसके बारे में। और इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उससे पूछ भी सकते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से अगर कोई शख्स दूर भी बैठा हुआ है तो हम इस तरीके की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। हम जैसे कि फ़ेस टू फेस की तरह ही हम दूर बैठे हुए शख्स से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कि लिसनिंग टू इवेल्यूएट इस कॉल्ड, लिसनिंग टू इवेल्यूएट जो है वो खिलाया जाता है, इनमें से क्या, द आंसर इज़ क्रिटिकल। इवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना। सो क्रिटिकल लिसनिंग मीन्स एनालाइजिंग एंड जजिंग द मैसेज केयरफुली। अब इसका मतलब है क्या, क्रिटिकल लिसनिंग जो कि लिसनिंग टू इवेल्यूएट है, यानी कि एनालाइज करना, तज्जिया करना, जज करना, जो मैसेज है उसको केयरफुली तौर पर
नाउ रीडर सेंटर्ड राइटिंग फोकसेस ऑन, अब जो रीडर सेंटर्ड राइटिंग है उसका फोकस जो है वो इनमें से किसके ऊपर है? द आंसर इज ऑडियंस, जो ऑडियंस होती है उसके ऊपर। सो इट एम्फेसाइजेस द नीड, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडियंस, यानी कि जो पूरा का पूरा फोकस है सारा हम देखें तो वो ऑडियंस के ऊपर है, उनकी ज़रूरियात, उनका समझना और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, ये तमाम चीज़ें। नाउ मेन गोल इज़ टू, मेन गोल जो है वो क्या होता है? मीट ऑडियंस नीड, इसी का ये जो पीछे वाला है ये उसी की कंटिन्यूशन है। तो जो मेन गोल है वो क्या है? पूरा करना ऑडियंस की नीड को। सो द पर्पस इज़ टू मेक द मैसेज यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर रीडर। अब जो पर्पस है वो क्या है कि बनाया जाए मैसेज को, एक तो यूज़फुल बनाया जाए, करामत हो सके वो, और अंडरस्टैंडेबल हो, समझा जा सके रीडर के लिए, रीडर उसको समझ सके। नाउ ऑडियंस एनालिसिस हेल्प्स टू, ऑडियंस एनालिसिस हेल्प करता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज टारगेट मैसेज प्रॉपरली, मैसेज को प्रॉपरली टारगेट किया जाए। सो नोइंग योर ऑडियंस हेल्प यू एडजस्ट टोन, लैंग्वेज एंड कंटेंट इफेक्टिवली, यानी कि जब आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है तो उसी के मुताबिक आप अपनी टोन एडजस्ट करेंगे, अपनी ज़बान कि वो किस तरह की ज़बान समझते हैं। अब अगर एक ऑडियंस जो है वो इंग्लिश ज़्यादा समझ सकती है तो उसको इंग्लिश के अंदर ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, या पूरी स्पीच ही इंग्लिश में दी जाए, या फिर मैसेज जो वो इंग्लिश में पहुँचाया जाए, या फिर अगर वो जो भी ज़बान समझते हैं वो उस ज़बान में उन तक मैसेज पहुँचाया जाए। और इसके अलावा ये कि कंटेंट भी उसी के मुताबिक हो, जो उनका बैकग्राउंड है और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक कंटेंट शामिल किया जाए। नाउ फैंटम रीडर्स आर, अब जो फैंटम रीडर्स होते हैं वो कौन से रीडर्स होते हैं? वो हिडन होते हैं। सो दीज आर अनइंटेंडेड और अननोन रीडर हु मे आल्सो रीड योर मैसेज, ये अनइंटेंडेड या नॉन रीडर्स होते हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि ये भी रीडर होंगे और लेकिन ये भी जो है वो मैसेज रीड करते हैं आपका, तो ये फैंटम रीडर्स होते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव डिफाइंस, ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करता है क्या? पर्पस को, हमारा जो पर्पस है। सो ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू कम्युनिकेशन, अब ऑब्जेक्टिव क्लियरली तौर पे ये बात बताता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन के जरिए। नाउ क्लियर ऑब्जेक्टिव लीड थ्रू, अब जो क्लियर है, साफ ऑब्जेक्टिव है, उससे होता क्या है? इफेक्टिव मैसेज होता है, जो मैसेज है वो इफेक्टिवनेस रहती है। सो क्लियर गोल हेल्प्स ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड डिलीवर अ फोकस मैसेज, क्लियर गोल जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में आइडियाज़ भी, और जो डिलीवर करने में फोकस मैसेज जो है उसको भी। ना क्लैरिटी मीन, अब जो क्लैरिटी की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्लियर मीनिंग होते हैं इसका मतलब। सो क्लैरिटी इंश्योर्स द मैसेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली विदाउट कन्फ्यूजन, क्लैरिटी इस बात को यकीन बनाता है कि मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके और वो भी बगैर किसी कन्फ्यूजन के अंडरस्टैंड किया जा सके। ना कंसाइसनेस मीन, अब कंसाइसनेस की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? एक चीज़ जो कि ज़्यादा बड़ी ना होना, तो लेस बट मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि कम अल्फाज का इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि कम अल्फाज में अपना पैगाम पहुंचाया जाए लेकिन मीनिंगफुल हो, ये नहीं हो कि उसका मतलब ही बदल जाए। सो कंसाइसनेस मीन डिलीवरिंग द मैसेज इन फ्यूअर वर्ड विदाउट लूजिंग मीनिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैसेज को अपना डिलीवर करें कम से कम अल्फाजों के अंदर, लेकिन उसकी मीनिंग भी बरकरार रहे, उसकी जो मायने हैं वो भी बरकरार रहें। ऐसा ना हो कि उसके मायने ही ख़त्म हो जाए, मायने ही उसके बदल जाए, या कुछ और मायने, या ये कि मायने उसके ख़त्म हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मायने भी बरकरार रहें और अल्फाज उसके कम से कम इस्तेमाल हो। जैसे कि फल की बारे में अगर बताया जा रहा है तो उसमें पूरे फलों के नाम बताने के बजाय ये बताएं कि हम फल लेकर आए, इस तरीके से। सो अब ये कि विच इज़ नॉट अ सी, इनमें से कौन सा जो है वो सी नहीं है, यानी कि जो 7 सीज़ हैं उनमें से नहीं है। सो द आंसर इज़ कन्फ्यूजन। अब ये घुमा फिरा के आ सकता है इस तरह का। तो सी का मतलब ये क्या है कि 7 सीज, जब कम्युनिकेशन के अंदर हम सी की बात करते हैं तो 7 सीज की बात की जाती है। सो द आंसर इज कन्फ्यूजन। सो द 7 सीज इंक्लूड क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कर्टिजी। अब ये सीज तो शामिल है, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कर्टिजी वगैरह, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन हो भी नहीं सकता क्योंकि कन्फ्यूज़ करना मकसद नहीं है कम्युनिकेशन का। नाउ 7 सीज इंक्लूड, अब जो 7 सीज हैं उनमें से इनमें से कौन सा वाला सी शामिल है? यहाँ पे सारे नहीं बल्कि एक सी इनमें से है, तो वो है कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना मैसेज का। सो कंप्लीटनेस मींस प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, तमाम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। ना कर्टिजी मींस, अब कर्टिजी का इनमें से क्या मतलब है? पोलाइट टोन, इनकी टोन जो है वो पोलाइट होना। कर्टिजी इंश्योर रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस विच बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप, कर्टिजी का मतलब ये होता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रिस्पेक्ट दी जाए और पोलाइटनेस हो, उससे अच्छा रिलेशनशिप जो वो बिल्ड होता है। नाउ करेक्टनेस रेफर्स टू, अब करेक्टनेस का क्या मतलब है? 7 सीज में ग्रामर की एक्यूरेसी का होना, ग्रामर बिल्कुल सही होना। करेक्टनेस मींस यूजिंग एक्यूरेट ग्रामर, फैक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। सो करेक्टनेस का मतलब ये कि ग्रामर बिल्कुल सही हो, फैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, फैक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी उल्टी सीधी, मतलब यानी कि जो भी सुनी सुनाई बात है वो, बल्कि जो फैक्ट्स हैं फैक्चुअल हों, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल किया जाए। और फिर लैंग्वेज जो है वो भी सही इस्तेमाल की जाए, यानी कि जो एक प्रॉपर लैंग्वेज है, गलतियाँ ना हो लैंग्वेज
के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक। अब ये कि फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग, अब प्लानिंग के अंदर जो पहला स्टेप है उसकी हम बात करें तो वो क्या है, ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस को एनालाइज किया जाए, उसका तजिया क्या है। सो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू राइटिंग एनी मैसेज। अब कोई भी मैसेज जो पहुंचाया जा रहा है उसमें अपनी ऑडियंस को समझा जाए, यानी कि जो रीडर हैं, जो आपका मैसेज पढ़ेंगे या जिन तक आपका मैसेज पहुंचना है उनको अंडरस्टैंड करेंगे आखिर वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो उस ज़बान को समझ सकते हैं, उन वर्ड्स को समझ सकते हैं जो वर्ड्स लिखे जाएंगे, उस कंटेंट को समझ सकते हैं, और उनका बैकग्राउंड क्या है उसके मुताबिक उन तक मैसेज पहुंचाया जाए, लिखा जाए ना। प्लानिंग इंश्योर्स, अब प्लानिंग जो है वो यकीनी बनाता है इनमें से किस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को। सो प्लानिंग हेल्प्स स्ट्रक्चर आइडियाज़ लॉजिकली एंड क्लियरली। प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है स्ट्रक्चर बनाने में, आइडियाज़ का लॉजिक के साथ, और वो भी क्लियर के साथ, एक मंतकी तौर पर, और क्लियर हो, ऐसा ना एम्बिगिटी हो ना। कंपोजिंग मीन्स, अच्छा अब कंपोजिंग का मतलब क्या होता है। राइटिंग ड्राफ्ट, राइटिंग ड्राफ्ट होता है इसका मतलब। सो कंपोजिंग क्या है, कंपोजिंग इज़ द स्टेज। अब वो स्टेज है कंपोजिंग वेयर यू राइट द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द मैसेज, यानी कि जो शुरुआती ड्राफ्ट आप लिख रहे हैं ये उस स्टेज को कहा जाता है। लिखने के जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं तो उनमें जो ड्राफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट होता है वो जो लिखा जा रहा है, जहाँ पर वो कंपोजिंग या कंपोज करना जो है हम कहते हैं वो है ना। गुड मैसेज मस्ट बी, अब गुड मैसेज, अच्छा जो मैसेज है वो इनमें से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगिटी होनी चाहिए। एम्बिगिटी अगर होगी, कन्फ्यूजन होगी, और वो फिर अच्छा मैसेज नहीं होगा। सो अ गुड मैसेज शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। सिंपल और अंडरस्टैंडेबल हो, जितना उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो मैसेज ख़राब होगा। और ख़ास तौर पे अब जो कॉपी राइटिंग वगैरह की जाती है उसके अंदर क्या होता है कि यही बताया जाता है, एक्सपर्ट यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा मैसेज आपका क्लियर होगा, जितनी ज़्यादा आपकी जो ऐड कॉपी है जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतना ही ज़्यादा बेटर है। ऑडियंस जो है आपकी, जो भी ऑडियंस या कस्टमर है वो जितना ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, ईजिली समझ सकता है, तो उतना ही ज़्यादा बेटर जो है उसको ऐड कॉपी को समझा जाता है। नाउ रिवाइजिंग फोकसेस ऑन, रिवाइजिंग जो है उसका फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर, इम्प्रूविंग मैसेज, ताकि मैसेज को इम्प्रूव किया जाए। सो रिवाइजिंग इम्प्रूव क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। रिवाइज क्यों करते हैं, ताकि मैसेज को क्लियर बनाया जाए, उसका स्ट्रक्चर हो और उसकी इफेक्टिवनेस हो। नाउ एडिटिंग चेक्स, अब एडिटिंग के अंदर चेक किया जाता है क्या, ऑडियंस सॉरी ग्रामर को चेक किया जाता है कि ग्रामर का ग्रामेटिकल तो मिस्टेक्स नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। सो एडिटिंग करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर। एडिटिंग के अंदर क्या होता है कि सही किया जाता है ग्रामर को, स्पेलिंग को, या फिर जो पंक्चुएशन एरर होते हैं, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो भी, अगर स्पेलिंग कहीं पे मिस स्पेल हो चुका है, या फिर कोई पंक्चुएशन एरर्स है, पंक्चुएशन एरर्स तो होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि पंक्चुएशन कई बार जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है उसको यूज़ करना। अब ये कि मेमो इज़ यूज्ड फॉर, मेमो का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किस मकसद के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है इसका। सो मेमो आर शॉर्ट मैसेज यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इंटरनली। मेमो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, तो ये बड़े नहीं होते, और इनका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बाहर नहीं होता, बाहर के लिए फिर लेटर होते हैं। सो मेमो टोन इज़, अब मेमो की जो टोन होती है अगर हम उसकी बात करें वो किस तरह की होती है, फॉर्मल होती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें तो यकीनी तौर पर फॉर्मल है। सो मेमो यूजुअली यूज़ अ फॉर्मल टोन बिकॉज दे आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और ये भी वजह होती है इसकी फॉर्मल टोन होने की, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दूसरा है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी एक वजह होती है। नाउ फॉर्मल ग्रीटिंग इज़, इनमें से कौन सी फॉर्मल ग्रीटिंग है, द आंसर इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखी जाती है जब लेटर राइटिंग होती है। सो सैल्यूटेशन इज़ द ग्रीटिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का जो ये हिस्सा होता है, जैसे कि डियर सर या डियर मैडम हम लिखते हैं, तो ये सैल्यूटेशन होता है, ये हिस्सा जो होता है लेटर का। नाउ लेटर बॉडी कंटेंस, अब लेटर बॉडी के अंदर हम देखते हैं क्या होता है, जो बॉडी वाला हिस्सा होता है लेटर का उसके अंदर मैसेज होता है। सो द बॉडी ऑफ अ लेटर कंटेन्स द मेन मैसेज और कंटेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है, तो इसके अंदर जो है वो मेन मैसेज होता है जो हम देना चाह रहे हैं, जो मेन हमारा जो पैगाम है, जो पूरा का पूरा हमारा पैगाम हम दे रहे हैं लेटर के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, वो इसके अंदर शामिल होता है, या जो मेन हमारा कंटेंट होता है वो होता है। नाउ डायरेक्ट रिक्वेस्ट स्टार्ट विद, अच्छा डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। अब जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है उसको स्टार्ट किया जाता है मेन रिक्वेस्ट से, इसीलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं कि जो मेन चीज़ होती है वो पहले आती है। सो डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्लियरली स्टेट द मेन पर्पस एट द बिगनिंग, तो इसमें क्लियरली तौर पर साफ जो है वो मेन जो पर्पस होता है उसको क्लियरली तौर पे शुरू में बताया जाता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट की। जब हम बात करते हैं, जब भी डायरेक्ट की होगी तो उसमें मेन चीज़ पहले आएगी और वो भी साफ साफ बताया जाएगा। सो गुड न्यूज़ मैसेज शुड बी, और जो गुड न्यूज़ मैसेज है वो होने भी डायरेक्ट चाहिए। ये डायरेक्ट जो
प्लान है या डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, ये गुड न्यूज़ मैसेजेस के लिए जनरली तौर पे इस्तेमाल होता है। सो गुड न्यूज़ मैसेज आर यूजुअली डायरेक्ट बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज़ पॉजिटिव, और ये इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, जब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको डायरेक्टली बताया जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम बैड न्यूज़ मैसेज की बात करें, सो शुड यूज़ इनडायरेक्ट अप्रोच। यहाँ पर इनडायरेक्ट होनी चाहिए अप्रोच, यहाँ डायरेक्ट से अवॉइड करें। सो इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ यूज टू सॉफ्टवेयर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन गुडविल। इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है नरम करने के लिए जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, और मेंटेन करने के लिए गुडविल, यानी कि पहले इसमें बफर वगैरह लगाया जाता है, डायरेक्टली नहीं बात कही जाती। जो भी नेगेटिव न्यूज़ है या जो भी है मैसेज है, उसको पहले नहीं बताया जाएगा, बल्कि पहले एक बफर लगाया जाएगा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद जाके फिर नेगेटिव जो मैसेज है वो बताया जाएगा, ताकि सॉफ्टन किया जाए, उसको नरम किया जाए जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, और जो गुडविल है वो भी बरकरार रहे अपनी जगह। और ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी बुरी कोई ख़बर है तो उसको डायरेक्टली ना बताएं ना। परसुएशन एम्स टू, परसुएशन का एम है इनमें से क्या है, वो है कन्विंस करना। सो परसुएशन इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस द रीडर्स ओपिनियन और एक्शन। परसुएशन का जो है वो उसको यूज़ किया जाता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो रीडर का ओपिनियन है या एक्शन है, इनके जो रीडर का ओपिनियन है, कोशिश की जाती है परसुएशन के ज़रिए कि उसको चेंज किया जाए, या जो वो या कोई एक्शन ले हमारी बातों से। और ये इसका इस्तेमाल भी कॉपी राइटिंग के अंदर, एड कॉपी के अंदर किया जाता है कि रीडर्स को परसुएट किया जाता है कि उनका जो ओपिनियन है वो चेंज करें हम, या फिर जो एक्शन है वो लें एड कॉपी को देखकर, वो पढ़कर, या फिर जो भी जिस तरीके से ऐड जो है वो पहुंचाया गया उन तक ना। परसुएसिव मैसेज रिक्वायर्स, परसुएसिव मैसेज में क्या रिक्वायर है इनमें से, लॉजिक प्लस इमोशन। अच्छा, उसमें परसुएसिव मैसेज जब लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि लोग एक्शन लें या उनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो, लॉजिक भी दी जाती है, साथ में इमोशन का इस्तेमाल बहुत किया जाता है वहाँ पे, लोगों को इमोशनली तौर पर कन्विंस किया जाता है इमोशंस का यूज़ करते हुए। सो इफेक्टिव परसुएशन कंबाइंस लॉजिकल रीजनिंग एंड इमोशनल अपील। लोगों को एक तरफ लॉजिकल रीजनिंग भी दी जाती है, लॉजिकली तौर पे उनको बताया जाता है कि आपके लिए ये करना क्यों बेहतर है, और फिर साथ में उनको इमोशनली तौर पे उनको अपील किया जाता है कि ये करेंगे तो आप खुश रहेंगे, इस तरह करके और इमोशनल अपील भी साथ में की जाती है। नाउ रिपोर्ट्स आर यूज टू रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, इन्फॉर्म एंड एनालाइज, इन्फॉर्म करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। सो रिपोर्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट प्रोवाइड करती है एक तो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और जो एनालिसिस होता है तजिया डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन के अंदर हम नॉइज़ आती है उसका क्या मतलब है, वो होता है बैरियर्स। नॉइज़ जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि शोर जो होता है वो, बल्कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को हम नॉइज़ कहते हैं या बैरियर को। सो नॉइज़ रेफर्स टू एनी डिस्टर्बेंस दैट इंटरप्ट्स कम्युनिकेशन। किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आ रही है जो कम्युनिकेशन को रोक रही है, बैरियर बन रही है, वो नॉइज़ कहलाई जाती है। सो फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक जो है वो हेल्प करता है इनमें से किस चीज़ को, कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, इस बात को यकीनी बनाने में, कंफर्म करने में कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, मैसेज को समझा गया है। सो फीडबैक शोज़ वेदर द रिसीवर अंडरस्टूड द मैसेज। फीडबैक इस बात को शो करता है कि क्या रिसीवर ने मैसेज को समझा है या नहीं समझा है। नाउ चैनल मीन्स, अब चैनल का इनमें से क्या मतलब है, मीडियम है चैनल का। सो चैनल इन द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। चैनल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है मीडियम होता है जिसका ज़रिए ट्रांसमिट किया जाता है मैसेज, जैसे कि ईमेल, स्पीच वगैरह ना। और सेंडर इज़, अब सेंडर कौन होता है, मैसेज क्रिएटर। जो मैसेज क्रिएटर होता है उसको सेंडर कहा जाता है। सेंडर इज़ द पर्सन हु क्रिएट्स एंड सेंड अ मैसेज, जो क्रिएट करता है सेंड करता है मैसेज को, उसको हम सेंडर कहते हैं। ना रिसीवर इज़, अब रिसीवर इनमें से क्या है, लिसनर, जो सुनता है मैसेज को उसको हम रिसीवर कहते हैं। सो रिसीवर इज़ द पर्सन हु गेट्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज, जिसको मैसेज मिलता है और वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसको कुछ वो मायने देता है अपने उसके हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से। ना रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट फॉर, अच्छा अब रिटर्न जो कम्युनिकेशन है लिखी हुई वो बेहतर है किसके लिए, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखने के लिए। अब जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिखा हुआ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके। तो जितनी भी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड रखने के लिए की जा रही है वो रिटर्न की जाती है। सो रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इससे परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है इन्फॉर्मेशन का। ऑरल होगा तो जाहिर बात है रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑरल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट फॉर, लेकिन ऑरल कम्युनिकेशन भी की जाती है, आज के दौर में भी की जा रही है, हज़ारों साल से तो की जा रही है, लेकिन अब आज भी की जा रही है। क्यों की जाती है, इमीडिएट फीडबैक, जहाँ पर इमीडिएट फीडबैक की ज़रूरत हो और रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ऑरल कम्युनिकेशन की जाती है। सो इट अलाउज क्विक इंट्रैक्शन एंड इंस्टेंट फीडबैक। एक तो इंट्रैक्शन क्विक है, जल्दी है, और फीडबैक भी इससे
हमें फ़ौरन मिल जाता है। नाउ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन इनमें से क्या है, ऑफिशियल है, ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड इन ऑफिशियल एंड पर्सनल सेटिंग्स। ऑफिशियल और जो पर्सनल सेटिंग्स होती हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स, सॉरी, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल एक दूसरे से प्रोफेशनली तौर पे वो मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनमें से क्या है, वो है कैजुअल। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैपेंस यूजुअली बिटवीन फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नॉर्मली तौर पे जो इस्तेमाल होता है, एक तो फ्रेंड्स के दरमियान होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो वो फिर कोलीग्स के दरमियान होता है, और वो भी तब होता है जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ये काम के दरमियान भी फॉर्मल कम्युनिकेशन ही जनरली तौर पे जो है वो यूज़ होती है। अब ये कि अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है ऊपर की तरफ जाने वाली, अगर हम इसको देखें, वो इनमें से क्या है, वर्कर टू बॉस, यानी कि नीचे वर्कर है, यानी कि नीचे से मुराद उसका लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर का है, और ऊपर की तरफ जो है वो बॉस है। उस तो अपवर्ड कम्युनिकेशन मूव फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू हायर मैनेजमेंट, नीचे के लेवल के जो लोग हैं ऊपर के लेवल के लोगों तक जाती है, इसीलिए इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है इसकी अगर हम बात करें तो ये जाती है बॉस टू वर्कर, यानी कि बॉस जो पैगाम दे रहा है अपना वर्कर्स को, वो डाउनवर्ड होता है। सो इट फ्लोज फ्रॉम मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज़ की तरफ ये जो है वो जाती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकास, अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जो कुछ इस तरीके की होती है। सो बिटवीन सेम लेवल, यानी कि जो सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही लेवल के लोग बात करेंगे, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। सो इट हैपेंस बिटवीन पीपल एट द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सेम लेवल पे है, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई हैं, दोनों जो है वो सेम लेवल के ऊपर हैं, दोनों ही अकाउंटेंट है सपोज, और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, अब बैरियर्स जो आते हैं कम्युनिकेशन में, सबसे बड़ा बैरियर क्या है, वो नॉइस है। सो नॉइस डिसरप्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, नॉइस से मैसेज जो है या जो स्मूथ फ्लो होता है कम्युनिकेशन का वो ख़राब हो जाता है, जो फ्लो है स्मूथ नहीं रहता कम्युनिकेशन का। और उसके बाद ये कि इफेक्टिव राइटिंग शुड भी है, जो इफेक्टिव राइटिंग है वो इनमें से क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए। एक तो ये कि वो एम्बिगियस नहीं हो, बिल्कुल क्लियर हो, दूसरे के कंसाइज हो, यानी कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए। सो इफेक्टिव राइटिंग इज़ सिंपल, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, एक तो सिंपल है, सादा है, क्लियर है, और ईजिली उसको समझ सके। नाउ कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव वैन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होती है, इनमें से मैसेज अंडरस्टूड, जब मैसेज जो है वो समझ में आए। सो कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तब है जब रिसीवर जो है वो समझता है मैसेज को वो भी सही तरीके से। तो ये था आज का लेसन, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।